हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट वोडका टॉक्स। तो आज हमारे साथ है बसमत की बस्ती से निकलकर मुंबई की हस्ती बनने वाले एक्टर आमिर खान AK। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक बस्ती से निकलकर एक युवक जो आज मुंबई की फिल्मी दुनिया के अंदर अच्छा अपना नाम रोशन कर रहा है और कई फिल्मों में काम कर चुका है। तो चलिए जानते हैं आमिर खान AK के बारे में। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो बताइए अपने बारे में कि कहाँ से हो आप और अभी जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो मूवी आई है उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो जाए आपका एक बार। जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा नाम आमिर खान एक है और मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी वहाँ पर, जैसा कि हम कहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पर कोई पर्सन ही नहीं है। बसमत ये आता है नांदेड़ से 20 किलोमीटर्स और ये आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिंगोली, हमारे महाराष्ट्र के। मैं बसमत से बिलोंग करता हूँ, जो एक ये बहुत खूबसूरत शहर है और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, आबादी, लोग बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे इतना सारा रिस्पांस दिया, इतना सारा प्यार दिया। आज मैं जो कुछ हूँ बसमत के हमारे अपने लोगों से हूँ। मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे ज़ीरो से हीरो बनाने वाले लोग बसमत की और हमारे मराठवाड़े के तकरीबन अ, लोग जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। इंडस्ट्री में आप कब से हैं और कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो मैं इंडस्ट्री में ऐसा कोई ईयर, आई थिंक 2016-17 से एक सॉन्ग बनाया था, छोटा मोटा, काफ़ी स्ट्रगल। उस वक्त में उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी 2016-17 में। कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उस वक्त में एक यूट्यूब पर छोटा सा सॉन्ग बनाया था बसमत में, जो पहला सॉन्ग था मेरा, जाने वाले सुन, 2015 आई थिंक 16 ये या खुद लिखा 16। था आपने? नहीं नहीं नहीं, ये सॉन्ग कॉपीराइट था बॉलीवुड का। जस्ट एक खुद को ट्राई किया। लोग काफ़ी मजाक बनाते थे उस वक्त में। बहुत सारे लोग जो जलने वाले भी बहुत है, काफ़ी मजाक बनाते थे। हीरो जा रहा है, ये हीरो, दिस इज लाइक हीरो, ये हीरो हीरो, इसको मतलब टॉन्ट करते थे, एकदम माइंड डिस्टर्ब करते थे। तो वो एक छोटा सा वहाँ से मेरा स्टार्टअप था। तो जो लोग मेरी मजाक बनाते थे उनको लगा कि कुछ तो किया। जो मेच्योर लोग थे वो लोगों ने उनको रोस्ट करना शुरू किया कि आप लोग सिर्फ इसको चिढ़ाने में, इसको सताने में, इसको टॉन्ट करने में परेशान हो, लेकिन इसने कुछ तो किया, राइट। जो भी किया कुछ तो किया। वहां से मेरा स्टार्टअप हुआ जाने वाले सॉन्ग से। बाद में कई सारे शॉर्ट फिल्में किए, हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। और जैसा कि और 2021 में मुझे एक हिट मिला। 2021 में 21-22 के पीरियड में मुझे एक हिट मिला, FM2 डबल मस्ती, ठीक है। जो है कि हैदराबादी स्टार्स है उसमें काफ़ी बड़े। मैनू खान MD और X1 प्रोडक्शन ने वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। वहाँ पर मुझे एक हिट मिला FM2 डबल मस्ती से। वहाँ से पब्लिक को पता चलने लगा कि आमिर खान एक ही भी एक आर्टिस्ट है जो वर्क कर रहा है। उसके बाद से काफ़ी सारे छोटे छोटे एल्बम्स किए मैंने और मेरे खुद का प्रोडक्शन वहाँ से मैंने लॉन्च किया, मेरा फिल्म्स प्रोडक्शन। और फिर मेरे खास दोस्त, करीबी दोस्त फिरोज़ अब्बास मोलानी, जो है कि हमारे हो गया धिंगाना फिल्म के डायरेक्टर है, उनसे भी मेरा कोलैबोरेशन अच्छा रहा। और हम दोनों मिलकर अभी एक और फिल्म कर रहे हैं, जीव, जिसका नाम है, वो मराठी फिल्म है जीव, जो उसमें काफ़ी रोमांस, कॉमेडी और एक्शन है। तो वहाँ से भी मुझे अभी हो गया धिंगाना से भी मुझे अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला और उसके बाद से काफ़ी स्टेज शो मैं भी कर रहा हूँ। यंगस्टर्स को एक इस लेवल तक आने का या कैमरे के सामने आने का मौका काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है। तो वो स्ट्रगल का आप बताइए कि दौर कैसा, या फिर आपके पीछे भी कोई ऐसी एक बैकबोन थी कि ठीक है, आपको वहाँ आपने बताया कि मेरा ये सपना है और आपको वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लाके खड़ा कर दिया, या ऐसा मिला कुछ? मिला एक बहुत ही जेन्युइन सक्सेस पर्सन है जिसको मैं आइडल मानता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए थे। हमारे बसमत के एक पॉलिटिक्स लीडर है, अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब। वो बसमत में काफ़ी कल्चरिक शोज करते हैं। हमारे बसमत में सांस्कृतिक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, जी। वो काफ़ी कल्चरिक शो करते हैं। उन्होंने बचपन से ही, उस वक्त से ही मुझे स्टेज देना शुरुआत किया। एक आर्टिस्ट क्या है हमारे बसमत में,
बहुत अच्छे से उनको पता है कि एक आर्टिस्ट किसे कहते हैं, एक आर्टिस्ट की वैल्यू क्या होती है, एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट कैसे देनी चाहिए। हमारे बसमत के एक लीडर है अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने मुझे वहाँ से स्टेज देना शुरू किया और उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया कुछ इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में उनके फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया और वहाँ से भी मुझे काम मिलना शुरू हुआ। तो मतलब जिन यंगस्टर्स के पीछे बैकबोन नहीं है तो वो इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पा रहे, मतलब कर पाते हैं कर सर। पाएंगे या फिर- नहीं नहीं, कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। देखो, स्ट्रगल जरूरी है, टैलेंट जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब ने रेफरेंस किया और वहां से वो रेफरेंस के बाद अभी नहीं, काफी लोग उस रेफरेंस तक नहीं पहुंच पाते ना कि आगे उनको कोई आगे सपोर्ट करे या फिर आगे कोई कांटेक्ट करवाए। बहुत से मतलब अभी जो युवा है, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो मुंबई में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको कोई मतलब छोटा रोल भी नहीं मिल रहा कि अगर कोई 10 सेकंड के लिए उनको मूवी में कास्ट करे। मिलता है सर, रोल मिलता है। एक्चुअली हमारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी हर स्ट्रगलर आर्टिस्ट को मिलती है, हर प्रोडक्शन से मिलती है। प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्शन हो, चाहे बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हो, हर प्रोडक्शन से अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेहनत करना, परफॉर्मेंस करना, वो हम पर खुद पर डिपेंड करता है। कोई अगर से हमको एक अपॉर्चुनिटी देगा, तो एक कहावत है ना, रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसमें उसकी भूख हो। जी। तो जब जो कोई भूखा होता है, जब वो खाने लगता है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि कोई भूखा हो, जब वो खाने लगता है तो वो बहुत ऐसा खाता है वो जैसा कि काफी दिनों बाद उसे मिला। तो वैसे ही एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट का किस्सा होता है। उसको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो 100% उस अपॉर्चुनिटी को निभाता है। अब वो पब्लिक पर डिपेंड है, फैन बेस पर डिपेंड है और प्रोडक्शन पर डिपेंड है, डायरेक्टर पर डिपेंड है कि आपका परफॉर्मेंस पब्लिक को कैसा लगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आमिर खान कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मेरा एक्चुअली SRTM यून स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एक्टिंग का डिप्लोमा हुआ है, ठीक। फाइन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और MA अभी रनिंग है मेरा। अभी मैं MA कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे डैडी कहते हैं जो मेरे आइडल है और मैं काफ़ी उनकी बात सुनता हूँ और मैं काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे तो फादर की रिस्पेक्ट हर कोई करता है और करनी भी चाहिए। वो फादर है, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो ये कहावत है। इस पर सॉन्ग भी बना है, बाप तो बाप रहेगा। तो अभी मेरा एजुकेशन भी रनिंग है, मैं MA कर रहा हूँ, MA पॉलिटिकल्स कर रहा हूँ मैं अभी। आपके फादर साहब क्या करते हैं? वो एक्चुअली सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे मोटे सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो। तो आपके परिवार में, घर में कोई इस लाइन में है पहले से, कोई फिल्म इंडस्ट्री? नहीं सर, हमारे घर परिवार में इस लाइन में कोई नहीं है, पहले से ही कोई नहीं है। बस बचपन से मुझे एक क्रेज था कि भैया एक्टर बनना है। अभी तक कितनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं और कितने प्रोजेक्ट आपके हैं जो आगे आने वाले हैं? मैंने 2 फिल्मों में काम किया, हिंदी है और आगे मेरे एक और फिल्म आ रहा है जीव, मराठी प्रोजेक्ट है, मेरे होम प्रोडक्शन से है। और मेरे ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, मैंने साइन भी कर रखे हैं। सारे प्रोजेक्ट मैंने साइन कर रखे हैं और मैं अभी स्टेज शो कर रहा हूँ। मैं अब तक स्टेज शो नहीं कर रहा था, तो कुछ हेटर्स लोग हल्के में ले रहे थे कि अरे इसका क्या सही है यार, इसका कोई फैन बेस नहीं है। तो उनको मैंने स्टेज शो कर दिखा दिया कि क्योंकि क्या है। यही अभी हमने आपका सोशल मीडिया पे देखा तो काफी क्राउड आपका उसमें है। यस, तो मतलब क्या सोशल मीडिया भी एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है? सोशल मीडिया ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए, बट उससे ज़्यादा बड़ी कंटेंट क्रिएटिंग और एक्टिविटी ज़रूरी है। तो जो स्ट्रगलर आ रहे हैं उनका सोशल मीडिया जो फैन बेस है वो बड़ा अगर ज्यादा है तो मतलब इजीली उनको मौका मिल जाता है या नहीं ऐसा सर, कुछ भी है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, छोटे मोटे एड्स मिलते हैं और प्रमोशंस के लिए मिलता है। बाकी ऐसा कुछ थिएटर्स के लिए ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा अभी तक, क्योंकि तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर है, बट थिएटर मूवीज बहुत कम एक्टर की। आर्टिस्ट, एक एक्टर आर्टिस्ट होगा, स्ट्रगलर आर्टिस्ट होगा, थिएटर का स्टेज का नॉलेज चाहिए उसको। फॉलोवर्स सबके रहते, फॉलोअर्स बढ़ते। आप इंस्टाग्राम पर डेली एक रील पोस्ट करिए, आपको फॉलोअर आएंगे। फॉलोअर्स का कुछ नहीं होता है, एक सोशल फैन मीडिया बेस। पे कितने एक्टिव रहते हैं आप? मैं बहुत कम एक्टिवेट रहता हूँ। मैं ज़्यादा करके थिएटर में ध्यान देता हूँ, स्टेज शो और थिएटर्स में। स्टेज शो का मतलब आपका क्या रहता है कि कहाँ, मतलब किस जगह होते हैं या फिर? जो कल्चरिक शो होते हैं, हर एरिया में हमारे कल्चरिक शो होते हैं। ऑल लैंग्वेज इंडिया कौन सी रहती है? हिंदी 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 में भी करता हूँ, मराठी में भी करता हूँ मैं।
और पब्लिक का मैं बहुत अच्छा एंटरटेनर हूँ। काफ़ी लोग मुझे प्यार देते हैं तब मैं स्टेज पर जाता हूँ। और मराठी में काफ़ी डायलॉग्स और हिंदी की जो मेरे पास राइमिंग्स है, हिंदी मराठी की कुछ नामों की राइमिंग्स है, मैं वो भी कर लेता हूँ। तो एक हो जाए राइमिंग। जैसा कि हैदराबादी में है, एक जिया नाम है हैदराबादी में, एक नाम है जिया। तो ये क्या, इस पर एक राइमिंग है। मेरा नाम जिया, मैं एक बार बहुत पिया, पी लेके लड़ लिया, और लड़ लेके वो दिया वो दिया वो दिया। ये हो गया। और मराठी में एक, माझा नाव संबा, मला आवडतो खांबा, पण मी घेतो आंबा, कारण की घ्यायचं नाही खंबा, नुकसान हो तो। तब इस टाइप की जो मैं राइमिंग स्टेज पर करता हूँ तो पब्लिक काफ़ी मतलब खुश हो जाती है, लोग काफ़ी मुझसे जुड़ने लगते हैं। आगे आपका जैसे किसी भी मतलब एक्टर का या फिर स्ट्रगलर का सपना होता है कि बिग बॉस में जाए, हाँ हाँ। कि वहां से एक अच्छा आपको फैन बेस मिलता है, एक अच्छा नाम मिलता है। तो क्या आमिर खान का भी एक सपना है कि बिग बॉस में एंट्री करें वो? फैन बेस कौन नहीं चाहेगा सर, और बिग बॉस का प्लेटफॉर्म कौन नहीं चाहेगा। मेरा आर्टिकल बना था जब मेरी फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी कि आमिर खान के इन बिग बॉस। और क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यू में कुछ हेटर्स को रिप्लाई किया था, काफ़ी हेटर्स भी मेरे हैं, चलो अच्छा है। नहीं, वो तो स्ट्रगल के साथ हेटर्स भी बढ़ते हेटर्स रहेंगे भी है। और सक्सेस के साथ वो भी डबल होते जाएंगे। हेटर्स किसके नहीं होते, हेटर्स होना ज़रूरी है। वही तो सक्सेस दिलाते हैं ना। हाँ, और काफ़ी मतलब मेरे हेटर्स को मैंने जॉब पर रखा है, आपको पता है, कि एक जॉब पर हाँ, रखा वो है। मैंने आपका एक देखा आर्टिकल। तो क्या है उसका, बता। मेरे हेटर्स को मैंने जॉब पर रखा है कि वो ऐसी जॉब करते हैं कि मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं, हर तरफ जाकर। वो एक जॉब है। देखो, मेरे पास काम है, मेरे पास नहीं है टाइम, तो मेरे हेटर्स के पास काफ़ी टाइम है, तो वो जॉब कर रहे हैं, मैंने उनको जॉब पर ऑलरेडी रख चुका हूं मैं। वो हर तरफ जाते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को रिपोर्ट करते हैं, मेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। जो महफिल जहां बैठती है वहां पर वो मेरी बुराई करते हैं, अच्छे से तबीयत से दबा के। और उस महफिल में से मैं वायरल होना शुरू होता हूँ। 10 लोगों की महफिल में मेरी बुराई करते हैं कुछ लोग, अच्छाई करने वाले भी लोग उसमें रहते हैं, मेच्योर लोग जिसको हम कहते हैं। अच्छाई करने वाला जो होता है वो हमेशा खानदानी और मेच्योर होता है। जो बुराई करता है वो एकदम नीच और घटिया इंसान रहता है। बुराई वही करता है जो भलाई नहीं कर सकता। जी। तो मैंने ये लोगों को जॉब पर रखा है, करो बुराई बिंदास करो। क्योंकि मेरी एक कहावत है, खुदा सलामत रखे उन लोगों को, खुदा सलामत रखे उन लोगों को जो मुझसे नफरत करते हैं, मोहब्बत ना सही कुछ तो है जो लोग मुझे करते हैं। वाह। तो अभी वो बिग बॉस वाली बात है, वो बीच में छूट गई, तो वो आर्टिकल आया था उस पे क्या था? वो आर्टिकल पे ऐसा था कि आमिर खान एके ने हेटर्स को रिप्लाई करा और उनके फैंस ने कहा कि उनको बिग बॉस में होना चाहिए। उसके बाद से कुछ कॉल्स भी आए, तो मुझे सर एक्चुअली धमकियों के कॉल्स भी आते हैं कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे। तो मैं उतना बकरा नहीं हूँ जो मुझे चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे। मैं कलम कानून को मानता हूँ। और जियो मूवी के सेट पर भी मुझे धमकी आई थी। हाँ, उसका किस्सा बताइए। हाँ, जियो मूवी हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे धमकी आई थी कि मूवी में कर रहे हो, तुम्हारी टीम ऐसी है वैसी है, गाली गलौज किया था उसने और धमकी भी दिया था। तो उसके खिलाफ भी मैंने हमारे बसमत के पुलिस स्टेशन में एफआईआर की थी। और मैं करूँगा, जो मुझे धमकी देगा, जो अति करेगा, एक मराठी में एक कहावत है, अति तिते माती, जो ओवर करेगा मैं उसको लो कर दूंगा। मैं कलम का कायदे से लड़ने वाला इंसान हूँ। मैं जो भी मेरे खिलाफ, मेरे अपोज में सर, मतलब मुझे तकलीफ देगा, मुझे मेंटली जो टॉर्चर करेगा, जो मुझे धमकी वगैरह देगा, तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा और यहाँ से लाइफ टाइम करूंगा। जरूरी है। ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं कि फ्री हो जाते हैं, हमको इग्नोर करना नहीं चाहिए। जो हमको मेंटली पर्सनली टॉर्चर करता है हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कानून के दायरे में रहकर हम इनको, ये जो लोग हैं, इनको लाइन पर लाना चाहिए। आमिर खान को कब लगा कि वो एक एक्टर बन सकते हैं या फिल्मी दुनिया में उनको जाना चाहिए? तो कब ये आपको रियलाइज हुआ और आपने कैसे घर पे इसके बारे में बात की? घर पर तो सर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, खास करके मेरे अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कहीं भी जाता हूँ, एक्चुअली मैं एकलौता एक हूँ,
तो कहीं हर माँ बाप को उसके बच्चे का एक डर होता है कि यार मतलब इंडस्ट्री बसमत में तो दूर दूर तक नहीं है, हम्म। मुंबई पुणे के अलावा और हैदराबाद के अलावा तो कुछ ठिकाना नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा डरते थे, बट मेरी अम्मी ने, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे स्ट्रगल पीरियड में। मेरे दोस्तों ने भी सपोर्ट किया है कि जाने के लिए कहीं, मुझे सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते थे। तो जैसे कि मतलब आपने इस लाइन में एंट्री की, स्ट्रगल किया, तो आज के टाइम में बहुत से माँ बाप हैं जो अपनी बेटों को भेज देते हैं, लेकिन बेटियों के साथ आज भी वो रुकावट हो रही है कि उनको इस लाइन में नहीं जाने देते। बहुत बदनाम एक तरह से इसको देखा जाता है कि वहां जाके मतलब गलत हरकत होती है, या फिर अगर कास्टिंग काउच भी इसमें अगर देखे इन्वॉल्व रहता है, जो हमने पीछे मी टू में देखा था। तो ऐसा कुछ भी सीन रहता है क्या? देखिए, इंडस्ट्री में दो तरह के लोग हैं, एक गंदे और एक अच्छे। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। अच्छे लोग, जेन्युइन लोग बहुत कम मिलते हैं जो चलते फिरते। एक्चुअली मेरा भी प्रोडक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ सर, हर एक पर्सन को मैं ध्यान देता हूँ कि इसमें एक्टिंग का जुनून है क्या। और कुछ लोग मुझसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं कि कुछ काम होगा तो दीजिए, और मैंने काफ़ी लोगों को भी काम दिया। मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैं भी एक स्ट्रगलर ही हूँ, बट मैंने काम दिया। मैं क्योंकि मैं सोचता हूँ सब साथ में जाएंगे भाई आगे। जी। तो कॉस्टिंग काउच के लिए कैसा है सर, मेरे साथ भी हुआ है, फ्रॉड ज़्यादा होता है। कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बना रखी है कुछ कमीने लोगों ने, और ये लोग लड़कियों को प्राइवेट में मैसेज कर कर, बोल्ड वेब सीरीज है, मैं आपको काम दूंगा, मैं आपको इतना इतना पैसा दिलाऊंगा, लड़कियों का गलत इस्तेमाल करी है लोगों ने कास्टिंग क्योंकि काउच में। इसके पीछे एक रैकेट भी चल रहा है कि जो भोली वाली लड़कियां हैं गांव से, उनको बुलाया जाता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं और वहां जाके बेच दिया जाता है। हुआ है ऐसा भी, ऐसा बीच में बहुत हुआ है। कास्टिंग डायरेक्टर खुद को कास्टिंग डायरेक्टर बता के या सेलिब्रिटीज के साथ फोटो शूट करके, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं, मैं आपको ये मूवी में काम दिला दूंगा, मैं आपको वो मूवी में काम दिला दूंगा, ऐसा कहकर काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टरों ने हमारे माओ बहनों के साथ, जो इंडस्ट्री में जो आना चाहती है, इनके साथ काफ़ी गलत किया है। क्योंकि वहां एक कलंक लगा दिया गया है इन पे कि हाँ, कि अगर लड़कियां इस इंडस्ट्री में जाएगी तो यही हाल होगा। हाँ हाँ, ये लोगों ने एक्चुअली खौफ बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जेन्युइन लोग ढूंढने चाहिए, और ऐसा कोई कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसा कोई, कैसे पता करें कि ये बंदा जेन्युइन है या फिर ये जो बात हमें बोल रहा है ये सच है इसमें? सिंपल गूगल पर सर्च करना चाहिए, उसकी बायोग्राफी क्या है। नहीं, आज के टाइम में गूगल के भी तो फर्जी पेज बन हाँ, सकते हैं फेक फेक बन रहे, कोई उसका बन रहा, बैकग्राउंड हाँ। पता करना चाहिए कि ये जब बंदा मुझे बोल रहा है तो एक्चुअली इसने रियलिटी में कोई फिल्में की है क्या। क्या कोई मतलब आपके इधर इसमें इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी है कि अगर कोई किसी मूवी के लिए ऑफर कर रहा है तो कि जो आना चाह रहा है वो खुद इंटरनेट पे उसको चेक करे उस मूवी के बारे में, और कौन उसमें काम कर रहा है, या फिर वहां से कुछ है ऐसा वहां से, प्लेटफॉर्म कुछ? हाँ मिल सकता है सर, देखो ढूंढने के लिए मिल सकता है, और एग्रीमेंट्स भी लेनी चाहिए। और हर लड़की को एक काम बहुत जरूरी करना चाहिए, जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, अपने पेरेंट्स को हर ऑडिशंस पर लेके जाना चाहिए, और प्रोडक्शन हाउस से बात करना चाहिए कि मेरे शूट पर मेरा भाई रहेगा या मेरे फादर रहेंगे। वो एकदम परफेक्टली रहेगा, तो वहां पर कोई भी लड़की के साथ ऐसा कुछ बदतमीजी या ऐसा कुछ करेगा नहीं। क्या कोई भी प्रोडक्शन हाउस ये अलाउ करता है कि करता है, मतलब उसके माता पिता यहाँ रहे, हम या तो फिर? करते हैं सर, हम करते हैं। क्योंकि इसमें आज अगर जैसे कोई मूवी है, वेब सीरीज है, उसमें अगर बोल्ड सीन हो रहा है तो वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है एक्टर को कि अगर उसका माता पिता या फिर भाई उसका सामने बैठा है? अगर से वो सीन हो तो वो सीन पर्सनली कर सकते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा बाहर अपने भाई को या फिर पेरेंट्स को रुका कर पर्सनली वो सीन कर सकते हैं ना। मतलब बोलने का मतलब कैसा है, अगर से कोई ऐसी बदतमीजी से रॉन्ग बात करता है कोई कास्टिंग डायरेक्टर, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर का रोल क्या होता है एक फिल्म को पूरी करने में, एक फिल्म को स्टार्ट करने में? एक्चुअली डायरेक्टर राइटर उसको स्क्रिप्ट देते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं उनको डायरेक्टर राइटर स्क्रिप्ट देते हैं, और उन वो रिक्वायरमेंट देते हैं कि भैया हमको ये टाइप के बंदे बंदी चाहिए, ये पर्सनालिटी के बंदे बंदी चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर का वही काम होता है कि हायर करे, हायर करके प्रोडक्शन को दे। तो इसमें कितनी अर्निंग हो सकती है, या फिर एक फीस अगर लगा लें कि कितना चार्ज आप मिलता है मतलब एक एक्टर को, या फिर जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग? देखिए, ये सक्सेस पर डिपेंड करता है, और काफ़ी अच्छा खासा आप कमा सकोगे।
जो आपके घर को, परिवार को आप लेकर चल सकोगे, ऐसा थोड़ा बहुत फेम आ जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छा आप अर्निंग कर सकते हो। आमिर खान की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पे देखा गया कि काफी वो ग्राउंडेड रहते हैं, कि अगर आसपास की समस्या है उसको भी उठा रहे हैं, फिर आप आगे जो आपके एमपी एमएलए उनसे बातचीत उस समस्या को लेके कर रहे हैं लोगों की। तो एक्टिंग के साथ ये क्या मतलब आप, ये आपका कौन सा काम है ये? सर ये एक सोशल वर्किंग है, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी कुछ चीज़ों पे रहम आ जाता है। जिस चीज़ को पब्लिक इग्नोर करती है, जिस चीज़ को जो करना है वो पर्सन इग्नोर करता है, तो मुझे थोड़ा सा रहम आ जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत लोगों की हेल्प कर लेता हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, अजमेर टू हैदराबाद एक ट्रेन जाती है, जी। जो रास्ते में बसमत हमारे गांव से होते हुए जाती है। और हमारे गांव में हम मेहमान नवाजी में हम एक नंबर आते हैं, हम बसमत वाले, हम मेहमान नवाजी सबकी अच्छी करते हैं। क्योंकि बसमत में वही बसता है जिसकी किस्मत होती है। बसमत में बसने के लिए किस्मत होना चाहिए, ये मेरी कहावत है। तो सर वो ट्रेन जाती है, तो उस ट्रेन में मैंने तकरीबन 3-4 बार मैंने उसमें ट्रैवलिंग की है। तो रास्ते में कुछ स्टेशन पर प्रॉपरली खाने के आइटम्स नहीं मिलते, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो बसमत के स्टेशन पर ट्रेन रुकती है 10-15 मिनट, तो वहाँ पर मैं कुछ फूड वगैरह सर्व कर सकूँ। मेरी ऐसी ख्वाहिश है, और मैं इस चीज़ पर मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो आगे का क्या आपका सपना है, और क्या मतलब किस लेवल तक आप जाना चाह रहे हैं इस? देखते हैं सर, ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और मैं काम करूँगा। और जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं तब तक काम करूँगा। और मैं जो भूखे लोग हैं, मैं इनको फूड सर्व करूँगा मैं, क्योंकि मेरी अम्मी की भी बहुत ख्वाहिश है कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए। मैं बहुत हेल्प करूँगा सर भूखे लोगों की। तो पीछे जो अभी आपने बताया कि आपको जो धमकी मिली थी स्टेज पे, आप शो, जीव के सेट जी सेट पे। हाँ, लोग सेट पे, तो क्या मामला था, क्यों धमकियां मिल रही है कि मतलब या फिर आप इतने बड़े स्टार हो गए कि मतलब आपको धमकियां मिल रही है मारने की? मुझे ऐसा कभी कभी लगता है सर कि मैंने लाइफ में कुछ तो किया है जो मुझे धमकी मिल रही है। क्योंकि धमकी उसी को मिलती है, देखो, हाथी चले बाजार, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत है। और ये कहावत जेन्युइनली रियल कहावत है ये। धमकी काफ़ी बहुत बार मुझे धमकी दे चुके हैं लोग, बहुत बार ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट मैंने इग्नोर किया। और लास्ट टाइम मैंने बसमत के पीएस में कंप्लेन किया था, तो देखते हैं कुछ उसका भी रिस्पॉन्स मिलेगा। कौन लोग हैं ये? आइडिया नहीं चला सर, कुछ हम लोगों ने कोशिश की है, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन पता चलेगा तो मुझे जस्टिस मिलेगा। धमकी जो भी देगा क्या तो इसमें घर वालों को डर नहीं लगता कि? लगता है सर, हर पेरेंट्स को डर लगता है कि मतलब ऐसा कैसे धमकी वगैरह। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसमें आपके को स्टार है उनको भी तो डर लगता होगा कि हाँ, जो। लगता है थोड़ा बहुत। बीच में जब धमकी मिली थी तो काफ़ी स्टेज शो के मुझे ऑफ़र आए, और मैंने भी नहीं किए स्टेज शो, क्योंकि किसी का शो ख़राब मैं नहीं करना चाहता था सर। क्योंकि फ्रेश फ्रेश धमकी आई है, कल धमकी आई है, और आज मैं स्टेज शो करूँ, दिस इज़ नॉट परफेक्ट। क्योंकि किसी अगर से वहाँ पर मुझे कुछ होता है तो स्टेज जो ऑर्गेनाइज़र है उन पर नाम आता है ना। तो अभी तो सब क्लियर है, अभी काफ़ी दिनों से मुझे कोई धमकी वमकी नहीं आई है, अभी सब क्लियर है। और जितने भी मेरे मैटर्स, तो मेरे ऐसा तो कोई मैटर्स नहीं है, ना मैंने ज़िंदगी में किसी का दिल तोड़ा है। एकदम मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मैं बसमत में ऐसा फिरता हूँ जैसे कि मैं अपने घर में फिर रहा हूँ। बसमत में सब मेरे अपने लोग हैं, मैं बहुत अच्छे से फिरता हूँ। नफ़रत करने वाले भी अपने हैं इसमें, मोहब्बत करने वाले भी अपने। जो मुझे नफ़रत करते हैं ओके, नो प्रॉब्लम, वो नफ़रत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब लोग मोहब्बत करेंगे, रहते 2-4 लोग रहते नफरत करते हैं, बाकी तो सब मोहब्बत करने वाले हैं ही ना। 1-2 लोग भी होने चाहिए नफरत करने वाले, सब मोहब्बत करोगे तो कैसा होगा। अभी बसमत बसमत की बात चल रही है, तो क्या कुछ खास है वहाँ पे? बसमत में देखो सर, बिजनेस में बहुत सारा बिजनेस में बहुत सारा ग्रो है, बिजनेस में बहुत सारा रिस्पॉन्स है। वहाँ पर हल्दी की पैदावार है, जो हल्दी हम लोग खाते हैं ऑल इंडिया ओवर, तो बसमत से हल्दी बहुत दूर दूर जाती है। और बसमत में एक चीज़ बहुत फेमस है भाई, जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वो है लक्की मोबाइल वर्ल्ड। लक्की है तो मुमकिन है, ये बहुत फेमस है लक्की मोबाइल वर्ल्ड। वहाँ पर अच्छे क्वालिटी के मोबाइल वगैरह मिलते हैं। और उस बंदे ने मुझे मेरे स्ट्रगल पीरियड में, उस बंदे ने, लक्की मोबाइल वर्ल्ड का जो ओनर है, फेरोज़ नाम है उनका,
तो उस बंदे ने काफ़ी मुझे सर सपोर्ट किया है उस वक्त में, जब मैं कुछ नहीं था उस बंदे ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया विथ पेड। वो ईयरली उसने मुझे पेड किया ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए। और उस बंदे की भी काफ़ी लोगों ने मतलब उस बंदे को क्या बोलते हैं उसको भड़काया है उसे कि क्या रखा है इसको, क्यों लगाया, इसका पोस्टर क्यों लगाया, निकाल कर फेंकना। तो भड़काने वाले भड़काते रहते, तो उनका काम ही है। अभी बोला ना मैं आपको, मैंने कुछ लोगों को जॉब पर रखा है, वो तो जॉब करेंगे ना, जॉब पूरी करना पड़ेगा ना उनको, ऐसा है। हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का भी आपका जो आ रहा है कि सोशल मीडिया पे देखा हमने। देखिए सर, हैदराबाद की पहली फिल्म किया था मैं FM टू डबल मस्ती, और सेकंड फिल्म मैंने खुद के प्रोडक्शन से किया जिसमें एज अ प्रोड्यूसर भी। तो काफ़ी स्टार कास्ट को मैंने रोल दिया था, तो उन लोगों ने पब्लिसिटी नहीं किया और ऐसा हुआ है। मैंने हैदराबाद के दूसरे प्रोडक्शन से भी बात की है, तो वो लोगों की भी पब्लिसिटी प्रॉपर नहीं हुई। हैदराबाद की ऑडियंस बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हैदराबाद में मेरा ननियाल भी है, वहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत तमीज़ तहज़ीब वाले लोग हैं। और हमारे हिंदुस्तान में भी है तमीज़ तहज़ीब वाले लोग, सांस्कृतिक लोग हैं। हैदराबाद के बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं, वो लोगों की वजह से मजबूरन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हैदराबादी फ़िल्म कोई और प्रोडक्शन से नहीं करनी चाहिए। मैं खुद के प्रोडक्शन से हैदराबादी फ़िल्में करूँगा, क्योंकि एक बंदे ने मुझे पर्सनली कॉल कर मतलब मैंने एक रेफरेंस लिया था, तो उसने मुझे व्हाट्सअप कॉल पे बोला कि कितना पैसा दोगे, मैं आपको रोल दूंगा। मतलब वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि मैं आपको रोल दूंगा, आप मुझे पैसा दो। पैसा दो। मैं बोला भाई ये क्या बात हुई, हमने तो स्ट्रगलर आर्टिस्ट को चांस दिया और हम आगे देंगे भी। टैलेंट की कदर है ना, पैसों की कदर नहीं। हर तरफ पैसा ज़रूरी नहीं है। कई स्टार्स है और कई लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जिनके बेटे अभी भी फ्लॉप है। पैसा काफ़ी है बट टैलेंट नहीं है। टैलेंट की भी कदर होनी चाहिए, टैलेंट की कदर होनी फैन बेस होना चाहिए। तो इसलिए सर मेरा थोड़ा सा दिल टूट गया हैदराबाद इंडस्ट्री से। मैं बहुत कम मैं करूँगा तो मैं खुद की ओन फिल्म करूँगा। चाहिए। आमिर खान की दोस्तों की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन है और कितने हैं? दोस्तों की लिस्ट तो बहुत है। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे दोस्त लोग भी। और फिरोज़ मुलानी, माजिद बॉस। ये प्यार मतलब सक्सेस होने के बाद मिला या फिर नहीं, पहले से स्ट्रगल पीरियड। सलमान शेख नांदेड़ के है, माजिद बॉस और फिरोज़ मुलानी। काफ़ी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे कज़िन ब्रदर्स ने भी सपोर्ट किया है मुझे, बहुत सारा प्यार अभी दिया। आपकी जो मराठी मूवी आ रही है जीव, उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या खास रहने वाला है और क्या स्टोरी है उसकी। मराठी ऑडियंस के लिए वो मूवी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं मराठी ऑडियंस में थोड़ा सा कम फेमस हूँ, बिकॉज मैं हैदराबादी आर्टिस्ट हूँ। जीव मूवी में रोमांस है, एक्शन है और कॉमेडी है, जिसमें मराठी ऑडियंस को बहुत सारा उसमें मोटिवेशनल भी मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि प्यार करने के बाद क्या होता है, प्यार करने के बाद धोखा मिलता है। आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट राइटर सर अभी लेटेस्ट वर्जन में, मुझे जहाँ से मैं होश संभाला हूँ, तो मेरे फेवरेट राइटर है जानी, जिन्होंने बॉलीवुड के और काफ़ी एल्बम सॉन्ग लिखे हैं और माहौल उन्होंने एल्बम सॉन्ग लिखे हैं सर। पंजाब के जो पंजाब के जानी, उनके काफ़ी उनके सॉन्ग बीपरा सिंग करते हैं। हम्म। उनका एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, आते रहते हैं। अगर याद है तो थोड़ा सुना के। जी सर, वो सॉन्ग के कुछ ऐसे लाइन है, कोई गम नहीं था वैसे उसकी जुदाई का, कोई गम नहीं था वैसे उसकी जुदाई का, पर ये क्या बोला उसने पछताते रहते हैं। अरे उसने हमको छोड़ा है ये बात कह के, अरे उसने हमको छोड़ा है ये बात कह के, कि तेरे जैसे लोग तो आते रहते हैं। मैं बहुत मानता हूँ उनको, और लिरिक्स राइटर बहुत बेस्ट रिलीज राइटर है सर वो जानी। सबसे फेवरेट लिस्ट में कौन आता है स्टार्स की? स्टार्स के लिस्ट में देखो, सबसे फेवरेट जहाँ से मैं मोटिवेट हुआ हूँ वो है SRK, शाहरुख खान, द वन एंड ओनली। और तो कभी मिलने का मौका मिला? नहीं सर, मिलने का मौका एक बार मैं उमंग अवार्ड शो में, उनसे मैं काफ़ी दूर से मिला, बट शायद वो तो नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा स्टार नहीं हुआ। बट उमंग अवार्ड शो में मैं उनको हाई भी बोला उन्होंने मुझे देखा भी और हाई भी बोला। शायद वो उनको कभी ये चीज़ मिलूंगा तब मैं उनको बताऊंगा। और दिलीप कुमार साहब, ये भी आइडल है मेरे,
ये लोगों से मैंने एक्टिंग सीखी है, रणवीर सिंह से भी मैंने एक्टिंग सीखी है, दिलीप साहब से भी मैंने एक्टिंग सीखी है, शाहरुख खान, सलमान भाईजान से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा। भाईजान भी द वन एंड ओनली पीस। हाँ, भाईजान का भी जो चलने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, एकदम बहुत ही कुछ अलग रुबाब है उनका, सलमान भाईजान का भी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जो उनके वॉइस में दम है ना सर, वो दम ही है, वो बहुत स्ट्रांग है। आपने कोई मूवी भी लिखी है? हाँ, मैंने एक मूवी लिखी है ना सर, हो गया धिंगाना, मैंने मूवी लिखी है। और जीव जो आने वाली मेरी मराठी मूवी है, वो भी मैंने ही लिखी है। एज अ राइटर भी हूँ मैं। तो हमारी ऑडियंस में से अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, और क्या मतलब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनको थोड़ा जल्दी उसमें आपको मौका दें और फिर आगे बढ़ने का चांस मिले उनको भी? तो ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है सर, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, पॉसिबल है। जब एक बसमत जैसे छोटे से गांव में रहकर मैं बॉलीवुड की फिल्म क्वालिटी का मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ मैं, जहाँ पर कोई इंडस्ट्री का कोई माँ बाप नहीं था, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री का पता आता नहीं था, तो सर सिटी के लोग तो कर ही सकते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई तो हो। आपका प्रोडक्शन हाउस क्या सपोर्ट करेगा अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई आना चाहे, या इस लाइन हम में अगर कोई घुसना अपॉर्चुनिटी चाहे? देंगे। हम हमारे प्रोडक्शन हाउस से हम अपॉर्चुनिटी देंगे। जो भी आएगा हमारे पास, हम बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे। जो चलते आएगा उसको हम देंगे, हम नाराज़ नहीं करेंगे। और कुछ हमारे भी बस टैलेंट होना चाहिए टैलेंट उसमें। होना चाहिए। वो मतलब हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे बस। उन अब वो आगे उनकी लक पर और उनके टैलेंट पर डिपेंड करता है। जी। तो अभी जो आप स्टेज शो की जब बात हुई थी, तो बसमत में मतलब आपका जो स्टेज शो है उसका कैसे रहता है, और कितने मंथ में आप स्टेज शो करते हैं? देखिए सर, बसमत में स्टेज शो मुझे तो अब्दुल हफीज़ अब्दुल रहमान साहब जो सांस्कृतिक प्रोग्राम लेते वो स्टेज शो मुझे देते हैं। और स्टार्टिंग में जब मेरे गुरु थे एक संदीप पातेकर, वो उन्होंने भी मुझे उनका स्टेज दिया, मुझे आमंत्रित किया उनके स्टेज पर। और अभी लेटेस्ट में भी मुझे बसमत में काफ़ी स्टेज शो मिल रहे हैं। जो खंदारे मैडम ने भी मुझे स्टेज शो दिया है, अभी अभी मिल रहे, स्टार्टअप हुआ है अभी। और कुछ लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा भी करा है कि मुझे आमंत्रित कर कर स्टेज शो नहीं दिया है। मैं उन लोगों का भी थैंक यू कहना चाहूँगा। चलो, मुझे आमंत्रित तो किया था, मेरा दिल जीता मुझे आमंत्रित करके। और वहाँ पर जाने के बाद शायद कुछ इशू के वजह से, कुछ शेड्यूल के वजह से मुझे स्टेज शो नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा ये पॉडकास्ट में कि बसमत में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज़र है, वो बसमत के कलाकारों पर पहले ध्यान दीजिए। मैं ऑर्गेनाइज़र से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बसमत में और भी कलाकार है, बहुत सारे बसमत में टैलेंटेड बॉयज़ है, गर्ल्स है, नांदेड़ में है, परभनी में है। तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी मुझे मिलते हैं, मुझे स्टेज शो काफ़ी मिलते हैं। एक उमरी में एक बहुत अच्छी हस्ती है, उमरी का फेमस पर्सन है केडी बॉस, कैलाश भाई देशमुख। उन्होंने मुझे हाल ही में स्टेज शो दिया है और बहुत अच्छे, उनकी भी टीम बहुत अच्छी है। और उमरी के भी जनता से बहुत सारा प्यार मिला है। वो मेरे साथ में थे, कैलाश भाई देशमुख ने भी मुझे बहुत अच्छा स्टेज शो दिया है। साई भाई खांडरे, उन्होंने भी मुझे स्टेज शो दिया है उमरी की भी। और पॉइंट की बात ये है कि बसमत में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने ऑर्गेनाइज़र है वो बसमत के स्ट्रगलर आर्टिस्ट को स्टेज दे। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र सर क्या करते हैं, ये पॉलिटिशियंस को ज़्यादा इनवाइट कर कर, उनको आमंत्रित कर कर उनको बढ़ावा देते हैं, सारा जिससे टाइम वही ले हाँ, जाते हैं। सारा टाइम वही ले जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स को भी बुलाओ, सब अपने ही हैं। जब हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा तो आप शाल एक को डालो या 10 को डालो, सबको डालो, मेरा कहना ये है। जी। बट आर्टिस्ट को, जब सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, लाइक डांस का फंक्शन हो रहा है, तो स्टेज पर आर्टिस्ट को बुलाओ, कलाकार को बुलाओ, पब्लिक से इंट्रो करो कि ये हमारे बसमत के फला फला एक्टर है, ये हमारे बसमत के फला फला सिंगर है, ये हमारे बसमत के फला फला डांसर है। बसमत में डांस एकेडमीज भी बहुत सारे हैं, कर रहे हैं, अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, कीप गोइंग में है। स्ट्रगलर आर्टिस्ट भी बसमत में मेरे अलावा भी और सब लोग हैं। तब मेरे वक्त में स्टेट बहुत कम लोगों ने दिया है। तो मैं चाहूँगा, ऑर्गेनाइजर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनंती है कि जैसा कि एमएलए फंक्शंस भी होते हैं कि वो आर्टिस्ट को बसमत के पहले जो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं उनको आमंत्रित तो करती है, उनको तो सब पहचानते हैं, लेकिन प्रॉपर के भी आर्टिस्ट को स्टेज देना चाहिए। जी।
लोकल को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना Platform चाहिए मिलना ताकि चाहिए। वो अपना दिखा सके दिखा वहाँ पे सके हुनर। परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट दिखा सके। मेरी ये रिक्वेस्ट है बसमत के जितने भी ऑर्गेनाइजर है। चलो हम भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मतलब ऑर्गेनाइजर हैं और कहीं भी मतलब अगर लगता है कि हमारे आसपास टैलेंट है तो सबसे पहले उसको मौका मिलना चाहिए बजाय बाहर भागने के, क्योंकि वो पहले से ही फेमस है। हाँ हाँ तो यही हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी ताकि नए से नए चेहरे जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी उभर के आएं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, काफ़ी लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट, जिनके नाम मैं अभी रिमाइंड नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऑफ कैमरा भी बहुत सारी टीम खड़ी हुई है और काफ़ी टाइम मैं ले चुका हूँ। तो मैं आई एम सॉरी कहना चाहूँगा जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, मतलब भूल गया हूँ, भूल चुकी। और मेरे व्यूवर से भी और आप सबसे भी, टेक्निकल टीम से भी मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कर। आमिर खान की शादी हुई है या फिर अभी भी प्यार में है किसी के? शादी हुई है सर मेरी। और लव मैरिज है या अरेंज? जी सर, जिससे शादी हुई उसी के प्यार में हूँ मैं उसको बहुत चाहता हूँ और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे वाइफ की। और मैं सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ और लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। और जो घर की बेटी होती है सर वो बरकत होती है। काफ़ी मैं वीडियो देखता हूँ जिसमें लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट होती है सोशल मीडिया पर, तो ऐसे लोगों पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी उतना मतलब मैं अभी उतना मेरा फ़ैन बेस तगड़ा नहीं बना है सोशल मीडिया पर जो मैं वैसे दरिंदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकूं। लड़कियां देवी समान होती है सर, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों को हर तरफ इज्जत देनी चाहिए। आपकी लव मैरिज है या अरेंज? दोनों भी समझ लो सर, बस है, मैरिज मतलब तो है। खुल के बताना नहीं चाह रहे इस पे ना? हाँ है बस एक शायरी है मेरे वाइफ के लिए, नजरें झुकी तो पैमाने बने, नजरें झुकी तो पैमाने बने, दिल टूटा तो मैखाने बने, कुछ तो खास है यूं ही नहीं आप में, हम आपके दीवाने बने। वाह। डबिंग आर्टिस्ट भी हैं आप? हाँ हूँ। तो कोई वॉइस सुनाइए ना डबिंग। काफ़ी छोटे मोटे शॉर्ट फिल्मों में मैंने वॉइस दी है और हर चीज़ तो मतलब वो जैसा कि पुष्पा में एक वॉइस है पुष्पा की जो हमारे श्रेयस तलपड़े जी ने दी है, तो मैं पुष्पा मूवी की अगर से वॉइस मुझे देते तो मैं मेरे अंदाज में उनको डबिंग दे सकता था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, ये एक दे सकता था। और बाहुबली में प्रभास जी को भी वॉइस दी गई है, तो वो अगर से मेरे अंदाज में होता तब भी मैं उनको एक ये देता, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। ये मैं काफ़ी मैंने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्मों में मैंने मेरी वॉइस दी है, ठीक। वॉइस दी है और काफ़ी रिस्पांस भी मिला है डबिंग में भी। मुझे डायरेक्टर ने कहा है कि डबिंग भी किया करो। तो लास्ट में एक चलते चलते एक शायरी हो जाए। कुछ शायरी है मैंने राइट किए है जो दिल पर जख्म खाए हुए आशिकों पर है। हाँ। तो कुछ लिखे हैं मैंने, अभी लेटेस्ट में लिखे थे मैंने, तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और कुछ एक लाइन है सर, मोटिवेशनल भी लाइन है, जो रुकता है वो थक जाता है, जो चलता है वो बन जाता है। ये स्ट्रगलर लोगों के लिए, जी। जो रुकता है वो थक जाता है, जो चलता है वो बन जाता वो है। बन जाता है। और कुछ दिल टूटे आशिकों के लिए भी मेरे पास है कुछ लाइन। आंसू निकलते हैं जब दिल बहुत रोता है, आंसू निकलते हैं जब दिल बहुत रोता है, हर जख्म जुबां से नहीं आंखों से होता है, कभी रोकर भी दिल हल्का नहीं होता, क्योंकि दर्द हमेशा आंखों से ज्यादा अंदर होता है। वाह। ये जिसका दिल टूटा है उनके लिए है ये। और एक मोटिवेशनल भी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, हौसले से नहीं उड़ान होती है, मुश्किलें क्या चीज़ है जब सोच हर किसी की आसमान होती है। वाह। ये लाइन मेरे खुद के है,
ऑनलाइन है मेरे, खुद मैंने लिखे हुए हैं एज अ राइटर भी। और आशिक सारे काफ़ी आशिक भी मुझे मैसेज करके मुझे पर्सनली डीएम करके बोलते सर दिल टूटा हाँ, है कुछ उनके तो। उनको हाँ शायरी सुना हुआ। हाँ, दिल्ली पर भी मैंने एक शायरी लिखा है जो हाँ, मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में आते टाइम मैंने शायरी बोला था। दिल्ली की गलियों में इतिहास बोलता है, हर मोड़ पर मोहब्बत का एहसास डोलता है। लाल किला कुतुबिया जामा मस्जिद का नूर, दिल्ली है वो शहर जहां हर सपना कबूल होता है, हर सपना कबूल होता है। और एक आशिकी पर है जिसका दिल टूटा हुआ है। तेरी मोहब्बत में डूबे रहे, हर सांस तुझे पुकारती रही, तो खुश किसी और का हो गया, तो खुश किसी किसी और और का का हो हो गया, गया। और मेरी दुनिया उजड़ती रही, मेरी दुनिया उजड़ती रही। बहुत अच्छा। और एक लास्ट शायरी बोलते बोलते जा रहा हूँ आशिकों पर भी, जो एक तरफा जिसने प्यार किया है। जी। हमने चाहा उन्हें बेपना, हमने चाहा उन्हें बेपना, वो मुस्कुरा कर भूल गए, दिल के हर जख्म को गहरा कर गए, वो हमें तन्हा छोड़ गए। वाह। तो आमिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए। जी तो मिलते हैं आपके साथ एक अगले पॉडकास्ट में जब आप एक बड़े स्टार हो जाओगे जी, थैंक यू। और इससे भी अच्छा आपका जो मुकाम है और बढ़ेगा, तो तब दोबारा हम आपके साथ मिलेंगे जी थैंक और तब देखें कि हमारे व्यूअर्स में मतलब क्या आपको लेकर पूछना है या फिर कैसे आप उनके लिए काम आ रहे हो आगे या फिर मोटिवेशन का वो जरिया बन रहे हो। यू। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक तो ये थे हमारे साथ बस्ती से लेकर मुंबई की हस्ती बनने वाले आमिर खान के एक्टर। तो ऐसे ही कलाकारों से यू। जुड़े रहने के लिए हमें देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।